नमस्कार। विजडम एकेडमी। हमने मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें आज हमको स्टार्ट करना है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक रूल करा था। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने से पहले कि ये चीज क्या हुई, कैसे हुई, इससे पहले हम पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन था कौन, कुतुबुद्दीन कहाँ से आया, इसका थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म जो था वो 1150 ईस्वी में हुआ था, बट ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का 1150 में जन्म हुआ था और इसको ना एक काजी ने अपने दास के रूप में खरीदा था। मतलब एक तरीके से इसका गुलाम था, काजी की सारी बातें माननी पड़ती थी, जो भी काजी बोलता था वो काम करना पड़ता था। काजी ने इसको एक गुलाम के रूप में खरीदा था। ठीक है, उसके बाद जो वो काजी है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने साथ गौर लेकर के आता है। गौर के पास था गजनी, गजनी में लेके आता है और उस गजनी से इसको मोहम्मद गौरी खरीद लेता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी इसको अपना गुलाम बना लेता है। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी इसको लेकर के आता है तो ये उसको कहता है कि ये भी हमारा गुलाम है, इससे जो काम करवाना है करवा लो। लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था बहुत स्मार्ट था, इसमें बहुत ज्यादा माइंड था, बहुत अच्छे से माइंड गेम खेलना जानता था ये। तो ये एक मामूली सा नौकर था, ये मोहम्मद गौरी के दरबार में काम करने वाला मामूली सा नौकर था। लेकिन धीरे 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 इतना स्मार्ट हो गया ये, इतना स्मार्ट से इसने मोहम्मद गौरी को इतना ज्यादा इम्प्रेस कर दिया कि इसने इसको ना अमीर आखुर बना दिया। ठीक है, अमीर आखुर, धीरे 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 करके ये अमीर आखुर पर पहुंच गया। अमीर आखुर क्या होता है? अमीर आखुर होता है अस्तबल का नेता। मतलब जो अस्तबल होता है ना, जो घोड़े वगैरह जहाँ पे रखे जाते हैं, उसका जो मेन है, मतलब कि सारे घोड़ों की देख रेख, सारे जो घोड़े चलाने वाले उनकी देख रेख किसके अंडर आ गई? ये आ गई कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर। इसको आमिर आखुर बना दिया। और उस टाइम पे ना एक जो अमीर आखुर की जो पोस्ट होती थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। मतलब एक राजा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे अभी हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वैसे उसी तरीके से ये अमीर आखुर होता था। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, ये बहुत मेन लोगों को ही दी जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 ये अमीर आखुर बन गया। ठीक है, इसके बाद ये अभी बाद में, इसके बाद क्या हुआ, जब ये अमीर आखुर बन गया ना, तो इसको बहुत ज्यादा मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया कि भाई ये बंदे में जरूर कुछ बात है, या जरूर कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने साबित भी करा। जब मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था, दोनों ही रोल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। ठीक है, तो उनके बाद फिर 1194 में जयचंद के साथ युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था। तो उस युद्ध के बाद ना समझ लो मेन हीरो जो था ना उस युद्ध का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। तो उसके बाद से मोहम्मद गौरी से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया कि अमीर आखुर छोड़ो, अपना मेन छोड़ो, इसने इसको बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ वापस गौर, तू सारा राज संभाल ले। मतलब उस युद्ध के बाद से ये इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया इससे, इसने उसका सब कुछ अपना सौंप दिया कि मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ऐसा नहीं लड़ाइयाँ बंद हो गई, मोहम्मद गौरी तो चला गया वापस गौर। ठीक है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक अलग अलग राजाओं से लड़ाइयां करके अलग अलग राज्यों को अपने अंदर मिलाता जा रहा था। ठीक है, जिस जगह पर ये, मतलब जहां जगह पर ये जाता, मुल्तान, सिंध, काठियावाड़, ये सब तो मोहम्मद गौरी ये सब पहले ही अपने अंदर कर चुके थे। धीरे धीरे करके ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कोशिश करी, अंदर 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 तक आते रहे। ठीक है, तो उसी तरीके से दिल्ली के पास एक एरिया है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैनिकों की रखवाली के लिए, या जो रक्षा के लिए जो मेन सामान रखे जाते हैं ना, वो वाला मेन स्थान बनाया इंद्रप्रस्थ को, मतलब उसकी राजधानी बनाया। ठीक है, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन दिल्ली के पास एक एरिया इंद्रप्रस्थ, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी राजधानी कहा जाता था। गुलाम वंश की दूसरी राजधानी थी वो, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी गुलाम वंश के लिए। ठीक है, इसके बाद जब उसने बोल दिया ना कि तू अपना रूल वगैरह कर ले और सब कुछ, तो इसने क्या करा, इसने राजाओं से लड़ना शुरू करा, धीरे धीरे रूल करने लगा। और बहुत सारे, मतलब समझ लो हमारे भारत का में ना बहुत सारा एरिया, मतलब मोस्टली एरिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अंडर कर लिया, जीतते जीतते जीतते। ठीक है, अब ये सारा कामकाज तो देख रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, पर तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक राजा नहीं बना था, क्योंकि राजा तो अभी भी मोहम्मद गौरी था ना, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था। उसने तो गुलाम को बोल दिया था कि तू रूल कर ले भाई, अभी मैं जा रहा हूँ गौर में वापस। तो ठीक है, इसके बाद भी ना राजा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बना था, वो लड़ाइयां कर करके वहां का सारा काम धाम सब कुछ देख रहा था। ठीक है, फिर ऐसे धीरे 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 टाइम बीतता है, वो उससे बहुत ज्यादा खुश होता रहता है। 1205 में, ठीक है, 1205 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने ना विद्रोह कर दिया खोखर जाति के विरुद्ध।
मैंने आपको बताया भी था कि मोहम्मद गौरी को खोखर जाति वाले लोगों ने मार दिया था, वहां से उसका चैप्टर क्लोज हो गया था। बट उससे पहले 1 साल पहले 1205 में मोहम्मद गौरी ने खोखर जाति वालों के विरुद्ध ना एक विद्रोह कर दिया था। उसका जो मेन हेड था ना, मेन नेतृत्व जो करा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करा था, ठीक है। पर अगले साल ही 506 में बदले में मतलब खोखर जाति वालों ने जब अपना रिस्पॉन्स करा तो उन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। तो इस तरीके से 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, ठीक है। कहीं कहीं बुकों में 24 मार्च भी है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ना इसके अब यहाँ से शुरू होता है गुलाम वंश। 1206 में जब मोहम्मद गौरी खत्म हो जाता है, यहाँ से हमारा गुलाम वंश शुरू होता है। इससे पहले का जो सारा मैंने बताया ये इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड था, ठीक है। अब 1206 में जब मोहम्मद गौरी मर जाता है तो इसके ना जो मेन गुलाम होते हैं, मेन दास जो होते हैं ना, 3 होते हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड यलदौज और तीसरा कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज और कुबाचा, ठीक है। ये ना आपस में जो उसका एरिया होता है ना मोहम्मद गौरी का जीता हुआ, वो आपस में बांट लेते हैं। तो यलदौज को तो मिलता है गजनी, ठीक है, जो मेन गौर के पास का पूरा इलाका था गजनी, वो मिलता है यलदौज को। दूसरा जो सिंध मुल्तान का जो एरिया है वो मिलता है कुबाचा को। और इंडिया का जितना भी सारा पार्ट जीता होता है वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, ठीक है, वो मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होना शुरू होता है, अब ना इसने कि अब ये क्या करता है, अब इनमें ना आपस में लड़ाई होनी शुरू होती है। लड़ाई इन द सेंस कि यलदौज और कुबाचा चाहते थे कि इसको इतना बड़ा क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, वैल्यू तो हमारी भी बराबर है ना, है तो मेन हम भी मोहम्मद गौरी के, या तो इक्वल बांटो, ये तो इसको क्यों हमसे ज्यादा मिल रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये उसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। यलदौज भी लड़ाई करने के लिए आ जाता है इसके साथ और कुबाचा भी लड़ाई करने के लिए आ जाता है, ठीक है। अब ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि गलत तो वो भी नहीं थे ना। अब उनको भी पता है कि अब देखो वो राजा बन रहा है, मोहम्मद गौरी जो मेन था वो मर गया, अब जो सारा काम संभालना कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो उसने कहा कि अब वो लड़ाई कर रहा है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे पता है वो क्या करता है, अपना ना कंपटीशन ही खत्म कर लेता है। मतलब उसके कंपटीशन 2 ही तो थे, यलदौज और कुबाचा। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्मार्ट प्ले करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इतना ज्यादा स्मार्ट प्ले करता है, वो वाली कहावत है ना कि बैल भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सॉरी सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तो ये क्या करता है, यलदौज होता है, ठीक है, यलदौज की बेटी से शादी कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यलदौज की बेटी से शादी कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब एक बात बताओ, कोई अपने दामाद को थोड़ी ना मारेगा, क्योंकि दामाद अगर मर जाएगा तो बेटी तो विधवा हो जाएगी, कोई अपनी बेटी से साथ थोड़ी ना ऐसे करेगा। तो यलदौज का कंपटीशन वहीं पे खत्म हो गया कि यलदौज तो अब यलदौज जो है उसका दोस्त बन गया, समधी बन गया, उसको कोई खतरा नहीं है, उसको इस टेंशन में रहना ही नहीं है कि वहां से कभी भी आक्रमण हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा ही नहीं। और सेकंड था कुबाचा। कुबाचा से क्या करता है, अपनी बहन की शादी करवा देता है, कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवा देता है और उसको एक प्रांत गिफ्ट में रख देता है कि भाई ले एज अ गिफ्ट रख ले और मेरी बहन से शादी कर ले। अब जो उसके कंपटीशन थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक के, उसने स्मार्ट प्ले करके इन दोनों को ही अपने साइड कर लिया, मतलब रिलेटिव बना लिया। और एक तरीके से उसका दिमाग देखो, उसकी सोच देखो, अगर मान लो किसी बाहर वाले ने आक्रमण करा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर किसी बाहर वाले ने आक्रमण करा, तो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक लड़ने नहीं जाएगा, अब उसकी हेल्प करने यलदौज की भी सेना आएगी, कुबाचा की भी सेना आएगी, इतना पर्टिकुलर एरिया लड़ने आएगा किसके साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो जिसकी इतनी बड़ी सेना होगी तो क्या कोई उसे हरा पाएगा, ये दिमाग से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस टाइम पे करा, ठीक है। तो उसने अपने कंपटीशन खत्म कर लिए, आराम से अब वो रूल कर रहा था, ठीक है। अब जब वो रूल कर रहा था ना तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण करी, राजा तो वो बन गया था ना, तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण करी। वो अभी भी मोहम्मद गौरी के दास के रूप में ही काम कर रहा था। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं उसको गुलामी हूँ, मैं दासी हूँ, ठीक है। तो उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी राजा रहे थे ना वो मोस्टली सभी किसी ना किसी के गुलाम ही रहे थे, इसलिए इसे गुलाम वंश भी बोला जाता है। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, लेकिन उसने मलिक या सिपाह सलार की उपाधि ली। मलिक और सिपाह सलार का मतलब क्या होता है, सेना नायक या सेना की रक्षा करने वाला। उसने बोला मैं मलिक या सिपाह सलार ही हूँ, ठीक है। वैसे तो 1206 में ये राज सिंहासन पर बैठ गया था, राजा बन गया था ये 1206 मार्च में, लेकिन ना इसने 1208 में दास्ता से मुक्ति, मतलब उसने ना एक मुक्ति पत्र लिखा, ये मैं बताती हूँ ये क्या है। इसने एक मुक्ति पत्र लिखा, जो भी तुर्कों के बहुत बड़े खलीफा होते थे ना, जिन्हें दुनिया के हर एक मुसलमानों द्वारा माना जाता था, तुर्की के बहुत बड़े खलीफा, सबसे बड़े खलीफा, पूरी दुनिया में उनका सबसे बड़ा स्थान होता है और उनको दुनिया का हर एक मुसलमान मानता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे तुर्क का हो ना हो, किसी भी कंट्री का हो, वो उनको मानेगा, ठीक है। उनको एक लिखा कि भाई मैं इसका मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ऐसे 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 करके, और अब मैं अपने आप को स्वतंत्र मुक्त करता हूँ और मैं दास्ता से मुक्ति पाता हूँ। तो उसने उनको मुक्ति पत्र लिखा था। तो बेसिकली 1208 में इसे दास्ता से मुक्ति मिली।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1206 में उसने गुलाम वंश की स्थापना करी, लेकिन मेन जो वो बैठा ना गद्दी पर, वो 1208 में बैठा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करा इसने, इसमें इतना सारा काम कर लिया उसने, सब कुछ कर लिया, दिमाग लगा लिया, सब कुछ कर लिया। राजधानी लाहौर थी और इंद्रप्रस्थ भी थी, सेकंड राजधानी। अब इसने क्या क्या चीजें बनाई, ठीक है। पहली चीज इसने बनाई कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। देखो 1192 से 1198 के बीच में ये बनी थी, जब वो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी थी। और ये 27 जैन मंदिरों को तुड़वाकर बनाई गई थी। बहुत फेमस मस्जिद है, सबको भी पता होगा। 27 जैन मंदिरों को तुड़वाकर बनवाई गई थी, और ये फर्स्ट मस्जिद थी तुर्कियों ने जो बनाई थी इंडिया में, पहली ऐसी मस्जिद थी जो तुर्कियों द्वारा इंडिया में बनाई गई थी। मंदिरों को तोड़ के बनाई थी, और उसी टाइम पे इसने जब इसने उसको छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी ने कि तू संभाल यहाँ का, तभी इसने बनवाना शुरू कर दिया था ये सब कुछ। ठीक है, फिर सेकंड इसने कुतुब मीनार बनवाया, बनवाने की नींव डलवा दी थी, पर बनवा नहीं पाया था, बेचारा मर गया था पहले ही। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक सूफी संत थे। ये जो कुतुब मीनार था ये उनको समर्पित था, उनकी याद में मनाया जा रहा था, उनको समर्पित था ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का नाम किस पर पड़ा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पे नहीं पड़ा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ये स्टार्ट तो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक मंजिल ही बनवा पाया था बेचारा, उसके बाद वो मर जाता है। तो उसको कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल भी बनवाई थी इसने। ठीक है, कंप्लीट इसको कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कराया था। एक और है फिरोज शाह तुगलक, जिसने इस पे भी काम करा है। 1396 में बिजली गिरी थी ना, तो कुतुब मीनार डैमेज हो गया था, बट वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी चीज इसने बनवाई थी 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में है ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाई थी, और ये ना एक मस्जिद है। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हमें मिलती हैं, ये पता हमें कहाँ से चलता है, क्या है क्या नहीं, तो ये किताब है तबकात नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी, ये मिनहाज उल रिसाज ने लिखी हुई है। ठीक है, बहुत फेमस बुक है ये, उसमें से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं, गुलाम वंश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और सब कुछ। ठीक है, फिर ये सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, कुतुब मीनार बन रहा था, मस्जिद बन चुकी थी, 2.5 दिन का झोपड़ा भी बन गया था, सब बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छे से इसका शासन चल रहा था, और दिमाग वाला भी था। देखा ना आपने कितना स्मार्ट प्ले करता है ये। पर लेकिन एक दिन क्या हुआ, 1 दिसंबर की बात है, 1 दिसंबर 1210 में ये चौगान खेलते समय ना घोड़े से गिर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। चौगान मतलब जैसे पोलो खेलते हैं ना घोड़े पे बैठ करके, वो पोलो जो गेम होता है वैसी एक तरीके का गेम होता है। तो 1210 में चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का शासक था, संस्थापक था, उसके पहला राजा, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना ही। ठीक है।